वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जो आपका चैप्टर 2 है, उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो यहाँ से ये स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है, पेज नंबर आपका ये 16 है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ या फिर मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। यहाँ पर एक मुकेश नाम के लड़के की कहानी है। अब यहाँ पर ये लड़का क्या कहता है कि मुझे अपने खुद का मालिक बनना है, इस बात पर ही जोर देता है। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना किसी बात पर, तो इसे खुद का मालिक बनना है ऐसा ये बोलता है, इस बात पर ही जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा ऐसा ये बोलता है, ऐसा ये अनाउंस करता है, इसे घोषणा करता है। एक लड़का है मुकेश नाम का, उसे खुद का मालिक बनना है, वो किसी और का नौकर नहीं बनना चाहता और इसलिए वह मोटर मैकेनिक बनेगा ऐसी वो घोषणा करता है, ऐसा वो बोलता है। जो हमारी लेखिका है वो इसके पहले पार्ट में, यानी जो पहली स्टोरी है उसमें साहिब से जिस तरीके सवाल करती है, वहाँ पर ये इससे भी क्वेश्चन करती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो। आई आस्क, मैंने ऐसा पूछा, मतलब लेखिका ऐसा पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखूँगा ऐसा लड़का बोलता है। ही आंसर, ऐसा वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, और वो कहाँ पर देखता है, सीधा, स्ट्रेट का मतलब सीधा, और वो सीधा लेखिका के आंखों में देखता है, मतलब उसमें अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं एक कार चलाना सीखूंगा ऐसा उत्तर देकर वो इतना कॉन्फिडेंट है और वह लेखिका की आंखों में देखता है। हम जब कॉन्फिडेंट होते हैं तभी किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं, और जब हम किसी प्रकार की गलती करते हैं तभी हम आंखें चुराते हैं। तो यहाँ पर उसके कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि वह सीखने को इतना आतुर है या फिर इतना वो कॉन्फिडेंट है अपने आप में कि वो सीधी आंखें मिलाकर लेखिका से बोल रहा है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज, यहाँ पर मिराज का मतलब है मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका बात नहीं हो रही। यहाँ पर रेगिस्तान में क्या होता है कि जो जानवर होते हैं या फिर हम भी होते हैं तो हमें वहाँ पर एक पानी दिखाई देता है कि आगे पानी होगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर उसके सपनों की बात हो रही है क्योंकि उसके सपने जो है वो एक मिराज की तरह है, और वो मिराज इस तरह का है कि उसको लगता तो है कि फ्यूचर में जो है वो जो उसने सोचा है वो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो उसके सपने जो है वो क्या है, एक मिराज की तरह है। और मिराज की तरह कहाँ पर है उसके सपने इस तरह के, ये जो फेमस है बेंगल्स के लिए, फिरोज़ाबाद टाउन जो है, जो शहर है फिरोज़ाबाद, जो कि बेंगल्स के लिए क्या है, फेमस है, उसकी जो सड़कों पे जो धूल है उन सभी के बीच में उसके जो सपने हैं वो क्या है, एक मिराज की तरह है, मतलब उसके सपने भी धूल होने वाले हैं ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो फिरोज़ाबाद शहर है वो बेंगल्स यानी चूड़ियों के लिए फेमस है, तो उसकी सड़कों के बीच में जो इसके सपने हैं वो एक मिराज की तरह है, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, आगे जाके फ्यूचर में वो धूमिल हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, और प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में बेंगल्स बनाने में इंगेज्ड यानी व्यस्त है, यानी प्रत्येक दूसरा परिवार वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने का ही काम करता है। कहाँ पर, फिरोज़ाबाद में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। और यहाँ पर ये जो फिरोज़ाबाद है ये केंद्र है किस चीज़ का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी जो अभी ग्लास के क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियाँ काम कर रही है उसका ये केंद्र है फिरोज़ाबाद। और जहाँ पर परिवार क्या करते हैं, जहाँ पर जो परिवार है वो क्या करते हैं, वहाँ पर समय बिताते हैं, कई पीढ़ियाँ बिताते हैं इन भट्टियों के आसपास काम करके, यानी फर्नेसेस यानी जो भट्टियाँ होती हैं आग की जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके आसपास काम करके जो है क्या करते हैं, ये अपनी पीढ़ियाँ इसमें गुजारते हैं। और उसमें और भी क्या काम करते हैं, वेल्डिंग ग्लास यानी ग्लास को जोड़ने का काम करते हैं, कांच के टुकड़ों को जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर ये इस धरती पर जितनी भी औरतें हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाने का काम यहीं पर होता है ऐसा लगता है, और उसी में ये अपनी जनरेशन अपनी पीढ़ियाँ जो है वो गुजारते हैं, इसके आसपास काम करके वो अपनी पीढ़ियाँ गुजार देते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, और जो मुकेश का परिवार है वो भी इनमें से ही एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। यहाँ पर कहा जा रहा है
कि उनके परिवार में से कोई भी नहीं जानता, या फिर जो भी जितने भी परिवार हैं वहाँ पर उनमें से ये कोई नहीं जानता कि ये जो बच्चे यहाँ पर ये जो ग्लास की भट्टियों में काम कर रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर पर, यानी जो इतना उच्च तापमान है इस पर ये जो बच्चे काम कर रहे हैं यह एक इलीगल है, गैरकानूनी है। उनमें से ये बात कोई नहीं जानता। और ये बच्चे जो हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं वहाँ पर क्या है, इन डिंगी सेल्स, मतलब वहाँ पर डिंगी सेल्स है। डिंगी सेल्स का मतलब क्या होता है, जो अंधेरे कमरे होते हैं ना उनको डिंगी सेल्स कहा जाता है। और जहाँ पर क्या है, हवा भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो इस हाई टेम्परेचर पर इन भट्टियों, इन कांच की भट्टियों में काम करते हैं और ये इलीगल है, ऐसा इनके परिवार में से कोई नहीं जानता, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। और यदि दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, और यदि कानून लागू होता है, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो इस नियम से क्या होगा कि जो 20,000 बच्चे इन गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं वो उनको बाहर निकालने में थोड़ी असुविधा होगी, या फिर उस नियम के तहत इन 20,000 बच्चों को जो है इन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि उनको अब वहाँ पर काम नहीं करना होगा यदि ये नियम जो है वो इन्फोर्स्ड यानी लागू होता है। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट हावर्स, श्लोक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, श्लोक का मतलब होता है कठिन परिश्रम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो दिन का जितना भी समय होता है, डे लाइट आवर मतलब दिन में जो काम करने का समय होता है वो सारा वो कठिन परिश्रम करके इन भट्टियों में जो गुजारते हैं, तो वहाँ से इन 20,000 बच्चों को जो है वो निकाल सकते हैं यदि ये कानून लागू हो गया। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और अक्सर वो क्या करते हैं इस तरीके से कठिन परिश्रम करके ये छोटे से कमरे में जहाँ पर हवा भी नहीं है और लाइट भी नहीं है और इतने हाई टेम्परेचर पर जब बच्चे काम करते हैं तो ये अक्सर इनकी जो आंखों की रोशनी भी इससे खो रहे हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड। तो यहाँ पर जो मुकेश की आंखें वो क्या है, मुझे घर ले जाने की बात सुनकर क्या है चमक रही है यहाँ पर। तो वॉलंटियर्स का मतलब यहाँ पर यह होता है कि वह स्वयं चाहता है कि मैं उसके घर चलूँ। तो जब उसने सुना कि मैं उसके घर जा रही हूँ उसके साथ में, या मुझे अपने घर ले जा रहा है, तो उसकी आंखें जो है वो चमक रही है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड, और मुझे वह जिस घर लेके जा रहा है उसको वह गर्व से कहता है कि वह फिर से बन रहा है या फिर उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, ऐसा वो कहता है, और उसी घर में जा रही हूँ। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस चोक्ड विथ गार्बेज, तो हम जो है वो जो बदबूदार नालियाँ होती हैं, स्टिंकिंग लेंस का मतलब होता है बदबूदार नालियाँ, जो कि किससे चोक्ड थी, जो कि कचरे से चोक्ड थी, मतलब जाम थी, उनसे होकर गुजरते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वाल्स, क्रम्बलिंग वाल्स का मतलब होता है ढहती दीवारें, मतलब जो टूटकर गिरने वाली हो इस तरह की दीवार है। तो वहाँ पर जो घर गुजर रहे थे, मतलब हम जिन गलियों में से गुजर रहे थे, तो जो आइट साइड से घर थे, मतलब हम जाते तो घर होते ही कहीं ना कहीं, तो वो घर कुछ इस तरीके थे कि जो खोखले टाइप के घर थे, मतलब कुछ ज़्यादा उनमें नहीं था, और उनकी जो दीवारें थी वो लगभग ढह रही थी, मतलब जर्जर स्थिति में थी। वोबली डोर्स दिया हुआ है, वोबली डोर्स का मतलब होता है जो डगमगाते दरवाजे होते हैं, मतलब वो भी डगमगाने वाले दरवाजे थे जो ऐसे ही टिके हुए हों। तो वहाँ पर जो दरवाजे थे वो डगमगा रहे थे सभी घरों के, और उनमें कोई खिड़कियाँ नहीं थी, नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, और वहाँ पर भीड़ थी परिवारों की और जानवरों की, मतलब जो मानव रहते हैं परिवार में वो, और साथ में जो जानवर भी वो को एग्जिस्टिंग यानी एक साथ रहकर जो भीड़ हो जाती है वो वहाँ पर दिखाई दे रही थी। इन अ प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल स्टेट का मतलब होता है आदिम स्थिति या फिर प्राचीन पुराने समय में जो स्थिति होती थी कि आदमी यानी व्यक्ति और जो जानवर है वो सभी एक साथ मिलकर रहते थे, उसी तरीके से यहाँ पर जो है ह्यूमन और एनिमल जो है वो को एग्जिस्टिंग कर रहे हैं भीड़ लगाकर, यानी यहाँ पर भी स्थिति ऐसा देखने पर लग रही है कि किसी प्राचीन सभ्यता में या फिर प्राचीन ज़माने में आ गए हो। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वह एक ऐसे ही घर के दरवाजे के सामने रुकता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फीट, बैंग्स का मतलब होता है पीटना, तो वह वोबली आयरन डोर जो लोहे का डगमगाता हुआ दरवाज़ा होता है उसको पीटता है अपने पैरों से, मतलब जैसे हम लात मारते हैं दरवाजे में वैसे वो लात मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और वह इसे धक्का देकर या जोर देकर खोलता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और हम एक जो आधी बनी हुई कुटिया है या फिर जो झोपड़ी है, एक घर आप मान लीजिए जो कि आधा बना हुआ है और वो झोपड़ी जैसा है, उसमें इंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विथ डेड ग्रास, डेड ग्रास मतलब जो मुरझाई हुई या फिर मरी हुई घास होती है, और थेस्ड विथ यानी कि जो भरा हुआ है, मतलब छप्पर जो रहता है, जैसे घर होता है झोपड़ी होती है उसके जो ऊपर जो छप्पर बना होता है जो सूखी घास का बना होता है, वही थेस्ड विथ का मतलब होता है छप्पर से भरा हुआ। तो उसका जो एक पार्ट है वो किससे भरा हुआ है, वह सूखी घास के छप्पर से भरा हुआ है, थेस्ड विथ यानी छप्पर से भरा हुआ।
इज अ फायरवुड स्टोव्स ओवर विच सीट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सीजलिंग स्पिनाच लीव्स। और वहाँ पर एक क्या है, एक जो चूल्हा होता है, आग का चूल्हा, एक वो चूल्हा है फायरवुड स्टोव, यानी जो जलाऊ लकड़ी होती है ना, उसका जो चूल्हा होता है मिट्टी का, वो है। और वहाँ पर एक उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल्स यानी बर्तन रखा हुआ है, जिसमें क्या उबल रही, सीजलिंग यानी जो गर्म होता है, जो उबलने वाली जो आवाज़ होती है। तो वहाँ पर जो पालक के पत्ते हैं, स्पिनच लीव्स हैं, जो पालक के पत्ते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पर गर्म होकर उबल रहे हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और वहाँ जो ग्राउंड होता है, मतलब जो ज़मीन होती है उस घर की, वहाँ पर एल्यूमिनियम के प्लेट रखी हुई बड़ी बड़ी, और उन पर और भी कटी हुई सब्जियाँ हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली। तो यहाँ पर एक दुबली पतली जवान औरत है जो कि क्या कर रही होती है, वह इवनिंग का यानी जो संध्या का भोजन है वह पूरे परिवार के लिए पका रही होती है। थ्रो आई फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स। थ्रो का मतलब होता है यद्यपि, यानी हालांकि उसकी आंखें जो है वो धुएं से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, मुस्कुराती है। यानी उसकी आंखें जो धुएं में है, थोड़ा सा आंसू भी निकल रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करती है, मुस्कुरा देती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वह जो है मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। और वह उम्र में ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। और उसने क्या की है, बहू के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है वो संभाल ली है। मतलब वो जो कमांड है बहू की वो सारी फॉलो करती है, वो सारे काम करती है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और जो ये बहू है, डॉटर इन लॉ है इस घर की, जिसको बहू कहते हैं, वो जो है 3 व्यक्तियों का चार्ज उसके हाथ में है। यानी कि उसको 3 व्यक्तियों की सेवा यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ पर उसके पति की सेवा वो ऑलरेडी कर ही रही है, मुकेश के और उसके पिताजी की। तो यहाँ पर जो है 3 व्यक्तियों की जो जिम्मेदारी है, यानी ये जो देखभाल करने की इसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहू के रूप में वो यहाँ पर निर्वहन करती है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। यहाँ पर विड्रॉज का मतलब होता है कहीं छुप जाना, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, बिहाइंड यानी कि छुप जाना। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, और जब वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति यानी एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो इंटर करता है, प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। और वह सभ्यतापूर्वक यानी बड़े ही सभ्य तरीके से चुपचाप जो है वो एक दीवार के पीछे, एक टूटी हुई दीवार है ब्रोकन वॉल, उसके पीछे वो क्या करती है, विड्रॉज मतलब छुप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और वह अपने पल्लू को जो है इस तरीके से अपने फेस के पास लेके आ जाती है। यानी जिस तरीके से रीति रिवाज होता है कि मुंह ढक लेना चाहिए, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उस तरीके से ही अपना पल्लू ले लेती है। कुल मिलाकर पल्लू जरूर नहीं कि साड़ी का हो, आपने जो दुपट्टा पहना हो उसका भी हो सकता है, अलग से कपड़ा आप ले सकते हैं जिसको पल्लू बनाकर आप फेस पर ढक सकते हैं, या फिर आपकी साड़ी भी हो सकती है। तो उसको जो है अपने फेस से के क्लोज थोड़ा कर लेती है, यानी थोड़ा फेस ढक लेती है। एज कस्टम्स डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज जो कि मर्यादा है या फिर रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो बहू होती है उसको जो घर में बड़े जितने भी मेल यानी जो व्यक्ति है जो कि बड़े हैं उनका जो है पल्लू लेना चाहिए, ऐसा रीति रिवाज है इसलिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर। और यहाँ पर जो स्थिति वो इस तरह की है कि ये जो एल्डर है ये एक इम्पोवरिश्ड यानी कि बहुत ही दरिद्र और बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं, जो जिसका ये पल्लू लेती है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। यानी कि जो पूरी ज़िंदगी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, हार्ड लेबर यानी कि कई वर्षों तक, लंबे समय तक कठिन परिश्रम के बावजूद, पहले वो क्या थे, पहले वो टेलर थे यानी सिलाई का काम करते थे, बाद में वो बेंगल मेकर बन गए यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाले बन गए। और इतनी लंबी कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो अपने दोनों बच्चों को जो है वो स्कूल भेजने में असमर्थ रहे, और साथ में अपने घर को पुनर्निर्मित यानी उसको रिनोवेट करने में भी वो असफल रहे। मतलब इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी इन दोनों चीज़ों में असमर्थ रहे हैं। तब उन्होंने अब किया क्या है, ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट्स ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और वो क्या कर पाए, वो सिर्फ उनको उतना ही सिखाने में कामयाब हो पाए जितना कि वो जानते थे। क्या जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी जो चूड़ी बनाने की जितनी भी कला है उनको सिखाने में कामयाब रहे, यही उन्होंने किया है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह इनका कर्म है, इनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर,
ऐसा मुकेश की दादी कहती है। मतलब यह इनका कर्म है, यह इनका भाग्य है। किनका? इन बच्चों का, यानी जो भी यहाँ पैदा हुए फिरोजाबाद में ऐसे परिवार में जो कि चूड़ी बनाते हैं, तो ये इनका कर्म है, ये इनका भाग्य है, ऐसा कहती है मुकेश की दादी। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड्स गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। जो कि क्या देख चुकी है? जो कि अपने ही पति को क्या अंधा होते हुए देख चुकी है। किस कारण से? डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। जो चूड़ियाँ होती है कांच की, उनके ऊपर जो पॉलिश होती है, उसकी डस्ट के कारण उनके हस्बैंड को है उनने अंधा होते हुए देख चुकी है वो। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज ईवर बी ब्रोकन। तो लीनिएज का मतलब होता है कि जो वंश के अनुसार एक के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती रहती है, जो कला चलती रहती है, तो उसी तरीके से भगवान के द्वारा जो प्रदत्त ये वंशानुगत जो चीज़ें हैं, क्या कभी ये टूटेगी या फिर कभी इनका अंत हो सकता है, ऐसा वो कहती है। सी इम्प्लाइज, मतलब वो ऐसा बोलती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। और जो बेंगल्स मेकर की जाति है, इसमें पैदा होकर उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, पर उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस। और चूड़ियाँ कहाँ कहाँ पर? घर पर है, अहाते में यानी आंगन में है, और दूसरे घर में भी उन्होंने क्या देखी है? बस चूड़ियाँ ही देखी है। एवरी अदर यार्ड्स, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, मतलब दूसरे घर के जो आंगन या अहाते होते वहाँ पर भी चूड़ियाँ देखी है। और प्रत्येक जो गलियाँ हैं, जो रोड है, सड़क है फिरोजाबाद की, वहाँ पर भी उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी है। मतलब यहाँ पर पैदा हुए हैं इस जाति में, जहाँ पर वो बेंगल्स बनाने का काम करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ बेंगल्स को ही देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स सनी गोल्ड। और जो ये स्पाइरल्स यानी चूड़ियों की स्पाइरल्स होते हैं, यानी कि एक रस्सी में उनको बांध कर जो है गोल गोल घुमा दिया जाता है, स्पाइरल जो स्प्रिंग होता है उसकी तरह। तो ये जो स्पाइरल्स है, जो बेंगल्स की चूड़ियों का जो ढेर है, उनका कलर कैसा? सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। तो यहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं वो इतने कलर की, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, और वो सारे कलर अवेलेबल है जो कि रेनबो यानी जो इंद्रधनुष होता है उसमें जो 7 कलर होते हैं, उनके द्वारा जो भी कलर बनते हैं उन सभी कलर की चूड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। और जो ढेर है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है? वो जिनकी साफ़ सफाई नहीं होती, जो गंदी जगह होती है, उस तरह के अहाते आंगन में उनका ढेर लगा हुआ है। आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन। हैंड कार्ट्स का मतलब होता है हाथ गाड़ी, जिसको आप ठेला भी बोलते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं? 4 पहिए होते हैं। तो इस पर जो है वो ढेर लगाया जाता है चूड़ियों का, इस ठेले के ऊपर। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन। सेंटी टाउन का मतलब होता है कि गरीबों की जो बस्तियाँ होती है, उसकी जो सकरी गलियाँ होती है, उनमें जो है यंग मैन यानी जो जवान लोग होते हैं उनके द्वारा ले जाया जाता है। पोस्ट बाय धकाकर उस ठेले को ले जाया जाता है और वहाँ पर ये बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ लैम्प्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सीट बॉयज एंड गर्ल्स विथ देयर फादर एंड मदर्स। एंड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है जो अंधेरी झोपड़ियाँ होती है। हटमेंट्स यानी झोपड़ियाँ, और कैसी झोपड़ियाँ हैं? अंधेरी झोपड़ियाँ हैं। उनमें क्या है? उनमें फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स हैं, यानी जो टिमटिमाते हुए तेल के जो दिए हैं, उनकी लपटों के जस्ट सामने जो लाइन होती है, मतलब लाइन में बैठे हुए। कौन बैठे हुए? लड़के वो लड़कियां उनके माता पिता के साथ में। मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि जो अंधेरी झोपड़ियाँ हैं उसमें जो दिए हैं जो कि टिमटिमा रहे हैं, उनकी ज्वाला के सामने यानी उनके सामने लाइन में लड़के और लड़कियाँ उनके माता पिता के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। और वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेल्डिंग कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं। वेल्डिंग का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ना, चाहे लोहे की हो, चाहे वो एल्यूमिनियम की हो, चाहे वो कांच की हो। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? जो कलरफुल ग्लास है यानी जो रंगीन ग्लास है, उनको वेल्डिंग कर रहे हैं, उनके टुकड़ों को, उनके कांच के टुकड़ों को वेल्डिंग करने का यानी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जोड़कर वो किस तरह का शेप दे रहे हैं? उनको बेंगल्स यानी चूड़ियों का शेप दे रहे हैं। इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, यानी चूड़ियाँ कैसी होती है? सर्कल में होती है, व्रत की तरह। तो इस तरीके से वो चूड़ियों की तरह उनको शेप देने में लगे हुए, जोड़ने में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और उनकी जो आंखें हैं वो बाहर का जो उजाला है उसके बजाय इस अंधेरे में ज़्यादा समायोजित हो जाती है, क्योंकि वो अंधेरे कमरे में ही काम कर रहे हैं। ऐसा हमने पढ़ा है ऊपर कि जो कमरा है उसमें ना हवा है ना ही ज़्यादा लाइट है। तो ये बच्चे लाइन में बैठकर अपने माता पिता के साथ चूड़ियाँ जोड़ने का काम करते हैं, दिए के सामने जो कि टिमटिमाता रहता है।
और वहाँ पर क्या रहता है कि इनकी आंखें जो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है, ज़्यादा समायोजित हो जाती है किसकी तुलना में, बाहर के उजाले की तुलना में। तो मतलब बाहर का उजाला इनको कम पसंद आता है। दैट्स इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही कारण होता है कि अक्सर ये क्या करते हैं, ये अपनी आई साइट्स खो देते हैं, मतलब अपनी आँखों की जो देखने की क्षमता है, रोशनी है, उसको ये युवा होने के पहले यानी एडल्ट यानी वयस्क होने के पहले ही जो है वो समय से पहले ही खो देते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक जवान लड़की है जो कि पिंक ड्रेस पहने हुए है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक वृद्ध औरत के बगल में ही बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वह सोल्डरिंग कर रही, वह भी जोड़ रही है। क्या जोड़ रही है, जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन्स, और जो उसके हाथ है वो किस तरीके से काम करें जैसे कि एक मशीन काम करती है। जो मैकेनिकली एक मशीन के जो हाथ होते हैं वो कैसे अपनी जितनी भी उसको एक्टिविटी दी जाती है वो कितने अच्छे तरीके से और स्पीड से करती है एक मशीन, उसी तरीके से इसके हाथ भी मूव हो रहे हैं, मतलब इतनी स्पीड से इसके हाथ काम कर रहे हैं लाइक अ मशीन। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सेंसिटी का मतलब होता है पवित्रता, कि क्या ये जो बेंगल्स या ये चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही है लड़की जिसका नाम सविता है, क्या ये इन चूड़ियों की पवित्रता जानती है। मुझे आश्चर्य है इस बात का। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और यह एक प्रतीक है जो भारतीय महिला है उसके सुहाग का, और इसे जो है शादी में यानी विवाह में क्या माना जाता है, इसको शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऑस्पिशियसनेस यानी शुभता का प्रतीक या फिर अच्छा प्रतीक किसको माना जाता है, चूड़ियों को, और यह भारतीय महिला के सुहाग का एक प्रतीक है। क्या ये लड़की सारी बातें जानती है, ऐसा ये सोचती है, ऐसा इसको आश्चर्य होता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर wrist। और ऐसा इसके साथ अचानक से होगा एक दिन, सडनली यानी अचानक से ऐसा होगा। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, और जब उसका सिर जो है वो लाल पल्लू से ढका रहेगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना, और जो उसके हाथ है वो मेहंदी से कैसे रहेंगे, लाल रहेंगे, यानी उसके हाथों पर मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर wrists, और जब लाल कलर की जो चूड़ियाँ हैं उसकी कलाई में रहेगी। और जब ये सारी चीज़ें रहेंगी यानी कि लाल पल्लू उसके सर पर लेगी, मेहंदी लगाएगी, और उसका कलर जो है वो कैसा रहेगा, रेड रहेगा, और वह लाल कलर की चूड़ियाँ उसकी कलाई पर पहनेगी, तब उसको इस बात का शायद एहसास होगा कि यह एक इंडियन वुमेंस का जो है वो प्रतीक है, विवाह का प्रतीक है, शादी का प्रतीक है। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और ये सब पहन के वो क्या बनेगी, तब जाके वो एक दुल्हन बनेगी। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, और ठीक उसी औरत की तरह, उसी बूढ़ी औरत की तरह जो कि उसके बगल में बैठी हुई, वो भी सालों पहले कभी ना कभी तो दुल्हन बनी होगी ना। तो ऐसा बता रहे हैं कि उसी बूढ़ी महिला की तरह जो कि उसके बगल में बैठी हुई है, जो कि कई साल पहले उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर wrist, और अभी उसकी जो कलाई है, जो बूढ़ी औरत है उसकी कलाई पर जो है क्या है, चूड़ियाँ हैं, बेंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई प्रकाश या फिर कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एक शेर यानी एक यूनिट होती है, तो कहा जाता है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि पेट भर खाना, एक थाली खाना कभी मैंने पेट भर नहीं खाया, या फिर कुछ भी एक अमाउंट आप ले लो, तो उसका कहने का मतलब है कि एक वक्त का शेर भर खाना भी इसने आज तक नहीं खाया है, ऐसा वो कहती है। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी, और ड्रेन मतलब थकी हुई। तो वह ऐसी आवाज़ में बोलती है जैसे कि थकी हुई, लेकिन थोड़ा खुश होकर थकी हुई आवाज़ में वो बोलती है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, यानी कि उसने अपने पूरे जीवन भर में, इंटायर लाइफ टाइम यानी संपूर्ण जीवन भर में, या फिर अपने पूरे जीवन भर में क्या नहीं किया उसने, वन फुल मील यानी कि एक पूर्ण भोजन का आनंद कभी उसने नहीं लिया है। मतलब कभी भी एक पूर्ण भोजन जो होता है कि हाँ अब ये खाना खाकर संतुष्टि हुई, इस तरह का भोजन उसने अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं किया है। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, और यही उसने काटा है, यानी यही उसका परिणाम हुआ, या फिर यही उसने भोगा है। मतलब कि एक टाइम का वो खाना भी नहीं कर पाई है, यही उसने काटा है, यही उसने भोगा। रीप्ड मतलब भोगना या फिर काटना। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, और उसके पति जो कि एक बूढ़े व्यक्ति है और उनकी दाढ़ियाँ हैं, लंबी जो दाढ़ियाँ होती है वैसी फ्लोइंग बियर्ड है। सेज कहते हैं आई नो नथिंग
एक्सेप्ट बेंगल्स, कि मैं जो है वो बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने जो अब तक किया है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए मैं रहने लायक एक घर ही बना पाया हूँ, यानी यही मैंने किया है। संपूर्ण अपने जीवन भर में मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ यही किया है कि मैंने अपने परिवार को रहने के लिए घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ्स। उसको सुनकर जो है मुझे एक बार मतलब थोड़ी देर के लिए एक आश्चर्य होता है कि चलिए कम से कम इसने वह तो प्राप्त किया जो कई लोग फेल्ड हो जाते हैं उसके लाइफ टाइम में बनाने में, यानी कम से कम इस व्यक्ति ने घर बनाने का काम तो किया अपने परिवार के रहने के लिए, जिसमें कई लोग जो है वो असफल रह जाते हैं, मतलब एक घर भी नहीं बना पाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत है, यानी कम से कम उसके ऊपर छत तो है, ऐसा इसको सोचकर आश्चर्य होता है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम्स। और जो चूड़ियाँ बनाने का धंधा है, क्या बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, जो चूड़ियाँ बनाने का धंधा है, इसके सिवाय एनीथिंग एक्सेप्ट के, यानी इसके सिवाय जो है वो करने को ना ही पैसे हैं, और इस बात का जो रोना है, द क्राई ऑफ, यानी इस बात का जो रोना है वो रिंग्स इन एवरी होम, वो आपको हर घर में सुनाई देगा। यानी चूड़ियाँ बनाने का जो धंधा है इसके सिवा ना तो करने को कुछ पैसे हैं, यही बात का जो है रोना है वो सारे घर में आपको दिखाई देता है। नॉट इवन इनफ टू ईट, और ना ही पर्याप्त खाने को है, यही रोना जो है हर घर में आपको सुनाई देता है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट का मतलब होता है कंप्लेन करना या फिर विलाप करना, तो यहाँ पर जो युवक है वो सिर्फ शिकायतों का विलाप ही वहाँ पर चलता रहता है, यानी अपने जो बड़ों से जो शिकायत है उसी का विलाप वहाँ पर गूंजता एको, यानी गूंजता हुआ दिखाई देता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, यानी समय के साथ थोड़ा आगे बढ़ा है, ऐसा लगता है। कहाँ पर ऐसा लगता है? फिरोजाबाद में, यानी ऐसा लगता है कि समय के साथ थोड़ा आगे बढ़ा है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और जो वर्षों से दिमाग शून्य करने वाला जो परिश्रम है, माइंड नंबिंग टॉयल्स, टॉयल्स का मतलब जो परिश्रम करना होता है, लेकिन कैसा परिश्रम? दिमाग शून्य कर देने वाला, यानी ये काम करने के बाद में फिर दिमाग आपका और कुछ नहीं सोच पाता है। कौन सा काम? चूड़ी बनाने का काम। तो वर्षों का जो दिमाग शून्य करने वाला जो परिश्रम है, दिमाग को जो ठप करने वाला जो परिश्रम है, इसने जितने भी पहल है, इनिशिएटिव है, जितने भी पहल है और जो योग्यताएं हैं, जो सपने देखने की क्षमता है, एबिलिटी टू ड्रीम, यानी सपने देखने की क्षमता है, उनको क्या कर दिया? उनको मार डाला है। ये काम ही कुछ ऐसा है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। तो तुम अपने आप को एक संगठन में क्यों नहीं बदल लेते? वाई नॉट, ऐसा लेखिका कहती है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ, यानी अपने आप को एक संगठन में बांध लो या उसमें जुड़ जाओ। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवा लड़कों का या फिर जो जवान व्यक्ति है उनके ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशेष सर्कल ऑफ मिडिल मैन, और जो कि किससे घिर चुके हैं? एक जो दोषी मिडिल मैन होते हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत पैसा देकर उनसे ब्याज लेकर उसी में आपको फंसा के रखते हैं। इस तरह के जो दुष्ट या फिर जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनके सर्कल में, ये मिडिल मैन के सर्कल में गिर चुके हैं। और इन्होंने क्या किया? हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉर फादर्स, और ये मिडिल मैन ने इनके पिताजी के और उनके पिताजी को भी जो है उनके जाल में फंसा रखा है। और उनमें ये आजकल के युवा लोग भी जो है, बच्चे, ये ग्रुप जो है वो भी उसी में गिर चुका, उसी में जा चुका है। उनसे ये पूछती है, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्डेड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal. We are the ones who will be holded. holded का मतलब होता है घसीटा जाएगा, तो हम वही होंगे जिन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा। beaten and dragged to jail for doing something illegal. illegal का मतलब होता है गैर कानूनी, तो हमें पीटा जाएगा और जेल में जो है घसीटा जाएगा कि हमने कुछ इलीगल किया, यानी कुछ इलीगल करने के जुर्म में हमें जेल में घसीटा जाएगा। दे से ऐसा वे कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें से कोई भी जो है लीडर नहीं है, उनमें से कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, नो वन हु कुड हेल्प देम, और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता कि वह चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखे या फिर अलग नज़रिए से देखे। डिफरेंटली यानी अलग नज़रिए से देखने के लिए, यानी उनका नज़रिया बदलने के लिए कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि ये थक गए हैं, यानी दोनों बराबर थक गए हैं ये सब करते करते। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल
दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। एंडलेसली इन अ स्पायरल, यानी कि अंतहीन घुमावदार बात। तो वे जो बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की बात है कि उसका कोई अंत नहीं है और वो घुमा फिरा कर वो बात वहीं पर आ जाती है स्पायरल की तरह, यानी एक स्प्रिंग जो स्पायरल की तरह राउंड 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 ऐसे घुमा होता है, वैसे ही वो बात घुमावदार है। और वो बात कैसे घूम रही है? वो बात मूव्स फ्राम पॉवर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। पॉवर्टी यानी गरीबी, एपेथी का मतलब उदासीनता, ग्रीड मतलब लालच और इनजस्टिस का मतलब अन्याय। और उनकी जो बात है वो अंतहीन किस चीज़ में घूम रही है? गरीबी से लेकर उदासीनता और वहाँ से लालच और अन्याय, इन सभी के बीच जो है उनकी बातें घूम रही है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। और उनकी बातें सुनकर मुझे दोहरी दुनिया दिखाई देती है, यानी दो तरह की भिन्न दुनिया दिखाई देती है। डिस्टिंक्ट यानी जो एक दूसरे से अलग हो। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, कोट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल से घिरा हुआ या फिर उसमें फंसा हुआ है। बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। बर्डेन का मतलब बोझ तले दबना, जो कि जो जाति का जो कलंक है उसके बोझ तले दबे हुए हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, तो जाति का जो कलंक है उसके बोझ तले वो दबे हुए हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। एक तो ये परिवार हो गया। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और जो दूसरा दुष्चक्र है, यानी इसको दो तरह की जो संसार या फिर दुनिया दिखाई देता है अलग अलग जो भिन्न है एक दूसरे से, उसमें एक परिवार तो गरीबी से दबा हुआ है और अपने जाति के कलंक के बोझ तले दबा हुआ है। और जो दूसरा है, यानी जो दूसरी बात इसको समझ में आती वह यह है कि एक दुष्चक्र है, एक सर्कल है जो कैसा है? दोषियों का है, जिसमें कि साहूकार है, मिडिल मैन है यानी जो मध्यम व्यक्ति है वो जो ब्याज दर पर कुछ पैसे देते हैं और लोगों को लूटते हैं, पुलिस मैन है यानी पुलिस वाले हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी जो न्याय को अपने पास रखते हैं यानी जो कानून की बातें जानते हैं वो सभी लोग, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और इसमें नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब जो नौकरशाह है वो, और नेता, इन सभी का एक चक्र है। यानी ये बात इसको समझ में आती है कि एक तो गरीबी में दबे हुए हैं और दूसरे ये लोग जो इनको जीने नहीं देते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और एक साथ मिलकर ये सभी क्या करते हैं? इम्पोज कर देते हैं, लाद देते हैं। क्या लाद देते हैं? जो बोझ है वो इन बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे ये फिर कभी नीचे नहीं रख पाते। यानी जो कर्ज है उसके बोझ तले दब जाते हैं और फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और इसके पहले कि वह क्या हो? अवेयर हो, जागरूक हो, वह स्वाभाविक रूप से, नेचुरली स्वाभाविक रूप से इसको अपना लेते हैं उनके पिताजी की तरह। यानी वह भी वही सब करने लग जाते हैं जो कि उनके पिताजी करते हैं और वह स्वाभाविक रूप से इसको अपना लेते हैं कि हमारी यही लाइफ और यही हमें करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस, और इसके अलावा और कुछ करना भी क्या है? साहस है। यदि ऐसा कोई करता है तो इसका मतलब ये साहस माना जाएगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप। और जो साहस है वो उनके विकास का जो है वो भाग नहीं है। मतलब आप साहस कर ही नहीं सकते। अगर आपने साहस किया इसका मतलब आपका विकास हो जाएगा, तो साहस भी आपको नहीं करना किसी प्रकार का जिससे आपका विकास भी नहीं होगा। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और जब मैं इस तरह की जो चमक है वो मुकेश में देखती हूँ या महसूस करती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ या फिर मैं खुश हूँ ऐसा जानकर कि मुकेश में जो है वो इस तरह की चमक है, कुछ अलग सोचने की, उसमें कुछ डेयरिंग है यानी कुछ साहस है, कुछ अलग करने का। बाकी सब तो साहूकार और मिडिल मैन के द्वारा जो उनको अमाउंट या राशि दी जाती है उसका जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में लगे रहते हैं और जो काम उनके पिताजी करते हैं उसको स्वाभाविक रूप से अपनाकर उसी में लगे रहते हैं और कुछ अलग सोचना नहीं जानते हैं वो। लेकिन इसमें एक चमक है कुछ अलग सोचने की मुकेश के अंदर, और इससे यहाँ पर लेखिका खुश है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू गराज एंड लर्न। और वह गराज जाएगा और सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्राम हिज होम। परंतु जो गराज है वह उसके घर से जो है वो लंबी दूरी पर है यानी बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चलूँगा, मतलब मैं चलकर वहाँ चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह ऐसा जोर देता है, मतलब जोर देकर वह कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। क्या तुमने कभी प्लेन को यानी कि जो जहाज़ होता है, हवाई जहाज़ होता है, उसको उड़ाने का सपना देखा है या ऐसा तुम देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वह अचानक से चुप हो जाता है। नो ही से, नहीं, वो ऐसा कहता है, मतलब वो बोलता नहीं, ऐसा सपना में नहीं देखता। स्टेयरिंग एट ग्राउंड
और वह क्या करता है, जो ग्राउंड है, जो मैदान है, मतलब जहाँ पर वो खड़ा है, उसको एक वहीं नीचे वो घूरने लगता है। मतलब ऐसे घूरते वो बोलता है नो नहीं। इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाना। उसकी जो छोटी सी बड़बड़ाहट है उसमें एक शर्मिंदगी है। एम्बेरसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो जो कि अभी तक पछतावे में नहीं बदला है, यानी कि उसकी जो छोटी सी बड़बड़ाहट है उसमें एक शर्मिंदगी तो है, लेकिन वो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। मतलब उसको इस बात का पछतावा नहीं है कि वो इस तरह के सपने नहीं देखता, कि वह सपने में प्लेन उड़ाता है, मतलब इस तरह के सपने नहीं देखता वो। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। वह कार के लिए सपने देखकर ही खुश है। देट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स। और जिन्हें वह भागते हुए या फिर सनसनाते हुए कहाँ देखता है, स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। और उसके जो शहर की सड़कें हैं वहाँ पर वो उनको भागते हुए देखता है, कारों को। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और कुछ ही एरोप्लेन्स हैं जो कि फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं, यानी कुछ ही एरोप्लेन उड़कर जाते हैं। तो यहाँ पर खोए हुए बचपन की 2 कहानियाँ अनीस जंग के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से बच्चे जो है उनके जीवन को कहीं और दिशा में ले जाते हैं एक सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, और फिर जीवन भर उनको वही काम करना होता है, और एक सही गाइडेंस मिल जाए तो उनकी लाइफ जो सुधर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 बच्चे दिखते हैं। पहला बच्चा जो हमें देखा साहिब, वह काम करता है, लेकिन वह उसको पहला वाला काम जो कूड़ा करकट बीनने का उसको पसंद आता है। और दूसरा बच्चा यहाँ पर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और कार चलाना सीखना चाहता है। दोनों ही बच्चे जो है गरीबी में हैं, और दोनों ही बच्चे जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इनको जो काम आता है वही करना होता है, और कोई भी इनको नया मार्गदर्शन देने के लिए नहीं है। और ये बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको झेलनी होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा है गरीबी, और जो है अच्छे तरीके से रहन सहन ना हो पाना। तो यही यहाँ पर लेखिका ने प्रस्तुत किया है। चैप्टर था आपका लोस्ट स्प्रिंग, जिसका पार्ट हमने ये देखा सेकंड। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एक टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। साथ में मैं आपके हर क्वेरी के जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आपके सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लेसन कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।